आज हम लोग प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को थोड़ा समझेंगे, थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन है। तुम जानते हैं कि वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यों को माना जाता है। अब सवाल यह है कि ये आर्य कौन थे। तो आर्य कोई जाति नहीं है, बल्कि आर्य जो है ना एक भाषा सूचक शब्द है और जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। हम लोग आगे भी देखेंगे, आधुनिक भारत तक देखेंगे कि अंग्रेज जो है ना किस प्रकार जो है अपने आप को श्रेष्ठ बताया और उसमें आर्य से भी थोड़ा सा वो कंपेरेटिवली अपने आप को दिखाया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बर्बर लोग रहते हैं और शुरू से ही प्राचीन काल से ही जो है इस पर कोई सभ्य लोग ही इस पर शासन किया है। तो जब ऐसा कंसेप्ट आता है तो एक प्रश्न भी बन जाता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे। आर्य भारतीय मूल के थे, आर्य विदेशी थे और इस संदर्भ में बहुत सारे मत भी प्रतिपादित हुए हैं। जैसे तुम्हारा ले लो, मध्य एशिया के निवासी थे आर्य, मैक्स मूलर साहब का ये था। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत वासी बताया, तिलक साहब ने ध्रुवीय प्रदेश बताया। इस तरह के कई सारे मत को हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ये गौर करना है कि आर्य कोई जाति नहीं था, आर्य एक भाषा सूचक शब्द है जिसका मतलब श्रेष्ठ होता है। तो विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद और ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता, जो ऋग्वेद से भी पहले से की रचना है, समान भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इन भाषाई समानताओं के आधार पर और कालानुक्रम की दृष्टि से अगर देखोगे तो अवेस्ता को तुम ऋग्वेद से अग्रगामी बताते हो, मैंने अवेस्ता ऋग्वेद से भी पहले की चीज है। और विद्वानों ने इस संदर्भ में दो मत दिए। प्रथम, चूंकि दोनों ग्रंथों में वर्णित लोग एक ही भाषा समूह के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात तो क्लियर है। दोनों ग्रंथ का जब कंपैरेटिवली अध्ययन हुआ तो हमने देखा कि दोनों ग्रंथों में वर्णित लोग जो है वो एक ही भाषा का प्रतिनिधित्व करता है और उसका स्थानांतरण पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर हुआ और यही लोग आर्य कहलाए। तो आर्यों दूसरा मत जो प्रतिपादित हुआ उसमें कहा गया कि आर्य का मूल निवास स्थान एक ही था और जहां से वो विभिन्न समूहों में संगठित होकर के विभिन्न भागों में पहुंचे, यूरोप पहुंचे, पूर्वी देशों में पहुंचे। तो इस प्रकार हम लोग आर्य जो है इसको इस तरह से लेते हैं। अच्छा, इसकी पुष्टि भी हम कर सकते हैं। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, इसकी हम लोग पुष्टि भी कर सकते हैं कि जैसे ही तुम एशिया माइनर के बोगाजकोई नामक स्थान पे देखोगे, चर्चा भी सुने होंगे तुम लोग, बोगाजकोई, तो 1400 ईस्वी पूर्व कुछ अभिलेख मिला है यहाँ पर, जिसमें दो जातियों का जो है ना नाम मिलता है, खत्ती और मितानी। और इन जातियों में संघर्ष बराबर होता था और संधि के परिणाम स्वरूप जो है इसमें संधि की जो शर्त हुई तो इसके साक्षी के रूप में कुछ देवताओं का उल्लेख किया गया। हम लोग भी बोलते हैं ना, फलना भगवान साक्षी है, तो उसी तरह से इस तरह से यहाँ पे साक्षी के रूप में कुछ देवताओं को प्रस्तुत किया गया और उन देवताओं के नाम थे मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। तो इन देवताओं से तो तुम परिचित हो ऑलरेडी, ये भारत के भी देवता है और जिसकी चर्चा ऋग्वेद में ऑलरेडी होती है, पढ़ते भी हैं हम लोग। लेकिन अभी तुम ये देवता कहाँ देख रहे हो? अभी ईरान में देख रहे हो, मध्य एशिया में देख रहे हो, अवेस्ता में लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इनको ये जो देवता हैं वो अविभक्त आर्य के देवता हो गए। देवता का मूल देखो यहाँ सेम है और चर्चा दोनों जगह हुआ, ऋग्वेद में भी और अवेस्ता में भी। यहाँ इससे पुष्टि हो जाता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे।
एक और पुष्टि किया जा सकता है कि इसी समय एक ईरान के किसी बस्ती से एक पत्र मिला है जिसमें 3 मितानी राजाओं के नाम के उल्लेख है और वो भी संस्कृत भाषा में। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि आर्य जो है वो कहाँ के निवासी हैं। अब कालानुक्रम की दृष्टि से भी हम लोग को चर्चा करना होगा। काल के आधार पे जो हम लोग जो ऋग्वेदिक काल जो पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य हम लोग देखें थोड़ा सा, तो वैदिक काल को भी थोड़ा समझना होगा। तो वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांट करके हम लोग अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। पहला तो इसका जब विभाजन करेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में इसको विभाजित कर सकते हैं और साहित्यिक साक्ष्य के रूप में विभाजित कर सकते हैं। दोनों आधार पे हम लोग वैदिक काल का अध्ययन कर सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम लोग लोहे की चर्चा करेंगे कि 2 भाग में उसको बांट देना है। एक वो काल जिसमें लोहा का प्रयोग नहीं हुआ और जिसको ऋग्वैदिक काल कहा गया, और एक वो काल जिसमें लोहा का प्रयोग हुआ, उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल का देता है। दूसरी तरफ देखोगे साहित्यिक काल, तो जब साहित्य के आधार पर हम इसको बांटते हैं तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की चर्चा आती है। तो हम लोग देखें कि सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना होगी? ऋग्वेद की, और उसके बाद इसको ऋग्वैदिक काल कह दिया गया, और इसके बाद तीनों ग्रंथ की रचना होगी। अथर्ववेद तो खैर सबसे बाद में आया, तो इसको हम लोग उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दे देते हैं। तो अब हम लोगों को वैदिक काल में प्रवेश करते हुए इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर एक पहलू का हम लोग चर्चा करेंगे, और वैदिक काल का संपूर्ण कंसेप्ट जो है समझेंगे, और जिससे कि परीक्षा की दृष्टि से ये